हेलो एंड वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 23 अगस्त। चलिए देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ साइट्स हैं जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, तो आप इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान रखें। सबसे ऊपर आता है हमारा दौलत बेग ओल्डी, देन हियर इज दीपसांग प्लेन, देन गलवान वैली जहाँ पर क्लैश हुए थे, एंड दिस इज दारबुक और ये हॉट स्प्रिंग। ओके, बाकी ये सब हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे अपने मेंस वाले लेक्चर में। अभी हम लोग सिर्फ न्यूज़पेपर कंप्लीट करते हैं, बिकॉज मेरा गोल होता है कि आपको 20 30 40 मिनट में न्यूज़पेपर कंप्लीट करें। उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम नोट डाउन करें, एंड बाद में उन्हें जब हम मेंस टॉपिक करते हैं तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। एनीवे, सो ब्रिक्स समिट स्टार्ट हो चुका है। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें कही हैं जो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, कि इंडिया का गोल है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, राइट। सेकंड, उन्होंने हाईलाइट किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक से क्या लेसन मिले हैं हमें, मतलब वर्ल्ड ओवर। ओके, सो इट टॉट अस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंडिया विल अचीव बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हमने काफी सारे मिशन मोड में रिफॉर्म्स लिए हैं। नेक्स्ट इज इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड देयर आर ओवर 100 यूनिकॉर्न इन द कंट्री। यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। ओके, $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन होता है, उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न। एंड बाद जब एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डेकाकॉन। तो डेकाकॉन, जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, जिनका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अभी ऐसे हमारे पास चार ही हैं। बोले, चार डेकाकॉन से। चाइना यूएसए में बहुत है। इन चार में भी हमारे पास कुछ, एक तो शायद नायका है, एक फ्लिपकार्ट है, नेक्स्ट इज बाइजू, एंड देयर इज वन मोर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, चार है। नेक्स्ट इज, आज का दिन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज चंद्रयान 3 मून सरफेस पर लैंड करेगा, होपफुली, फिंगर क्रॉस। Now, it will make India the first country to land a spacecraft on the lunar south pole. Okay, साउथ पोल, क्योंकि आज तक जितनी ज्यादा लैंडिंग हुई है मून पर वो मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में हुई है। और रशिया का लूना 25 अभी 2 दिन पहले ही क्रैश कर गया है। और ये सब ऑब्जर्व करता है इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इस वक्त ये ऑर्बिट में घूम रहा है एट द वेलोसिटी ऑफ 6000 किलोमीटर पर आवर। इसे या तो जीरो के करीब या कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर पे लाना होगा अगर सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, वरना वो लास्ट टाइम की तरह हार्ड लैंडिंग कर जाएगा। नेक्स्ट इज, दिस डिसेंट विल बी कंप्लीटली ऑटोनोमस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर लॉजिक ड्रिवन। यहाँ पे टैली का जो अमेंडमेंट बिल लाया था तो उसने क्या प्रपोज किया था, एक सिविल सर्विस अथॉरिटी। ओके, ये डिसाइड करेगा ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में इन टैली। तो इसके हेड जो हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। केजरीवाल हेड्स दी 3 मेंबर बॉडी, एंड चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू होम मिनिस्ट्री, ये इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो इसकी मीटिंग नहीं हुई है काफी टाइम से। ऑलमोस्ट 5 बार इसकी मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है, एंड मोस्टली बाय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, क्योंकि थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई थी ओनियन पे, तो इसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी मंडी है प्याज की, दैट इज नासिक, उसने प्रोटेस्ट करने का कहा था। तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, नाफेड और एनसीसीएफ, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, इन पे एक शॉर्ट नोट दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, और ज्यादा आपसे प्याज खरीदेंगी। ओके, इट विल प्रोक्योर एडिशनल 2 लाख टन्स ऑफ ओनियन एट ए हिस्टोरिक रेट ऑफ 2410 क्विंटल। इसका मतलब है कि पर केजी में अगर आप देखेंगे तो 24 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब तक जो किसानों से मोस्टली लिया जाता था वो 14 15 रुपीज पर केजी पे लिया जाता था। तो गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक बता रही है, तो ठीक है, हिस्टोरिक है, मान लिया। ओके, सो एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या सेंस था, क्या लॉजिक था इसके पीछे, वो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज, ब्रिक्स के साथ साथ ही ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी होगा। अफ्रीका आउटरीच यानी ब्रिक्स नेशन, और दूसरी तरफ सारे अफ्रीकन नेशन, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा अफ्रीकन यूनियन, उनके साथ मीटिंग होगी। दूसरा अफ्रीका प्लस डायलॉग, यानी कि जो
5 तो मेंबर हैं, बट इसके अलावा कई डायलॉग पार्टनर्स भी होते हैं, तो एक उसकी मीटिंग होगी। ये सब फालतू की न्यूज़ है, आगे बढ़िए। ये विजन के अभ्यास मेंस सीरीज है, अच्छी होती है, आपको ज्वाइन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एडमंड हिलैरी के कुछ वर्ड्स हैं। इट इज नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स। इस तरह के कोटेशंस कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे बड़ा इशू अगर पिछले कुछ साल में बना है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वो है कि यहाँ पर जो हमारे हाउसेज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, इनकी फंक्शनिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है। ऑलराइट, पार्लियामेंट लेवल पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट आई है, कई बार इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिबेट एंड डिस्कशन। मणिपुर इशू पर हमने देखा था किस तरह से लॉक जैम हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए वो जब कह रहे थे कि आप रूल 267 के अंडर डिबेट कराइए, गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही थी। अगर वो कह रहे थे कि हम 187, ऐसे ही कुछ था, 187 समथिंग, इसके अंडर में करा लेंगे, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सिर्फ 2.5 आवर का डिस्कशन, जबकि 267 कहता है कि और कोई मैटर नहीं हो सकता पार्लियामेंट में रेज जब तक कि ये मैटर सफिशिएंटली डिस्कस ना हो जाए। जब तक हम चाहेंगे तब तक ये डिस्कशन चलता रहेगा। ओके, नाउ इस पे सबसे बड़ा जो रीजन बना था लॉग जैम का, वो था कि कोई भी डिबेट होती है लीडर ऑफ द हाउस की प्रेजेंस में। अब लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो हाउस में आ नहीं रहे थे। अब जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक इस पे डिबेट एंड डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा और लॉग जैम बना रहा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया मणिपुर वाला, बट ये डिबेट एंड डिस्कशन, इवन आप बात करेंगे अटेंडेंस की, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, या फिर जो बिल पे डिस्कशन होता है, ये सब की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत लो जा रही है पिछले कुछ सालों से। ओके, सो उसी को लेके वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ वर्ड्स कहे हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर फास्ट सर्जिंग इनटू irrelevance. Maintaining the non-performance and continuous disruptions have become more menacing. Dysfunctional legislature has the potential to undermine democratic values and impede the blossoming of democracy. Parliament and legislature are fast surging into irrelevance. ठीक है, तो जस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं कभी। नेक्स्ट यहाँ पर है बात है 14th सेंचुरी पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर, जिनकी काफी फॉलोइंग है दलित्स में, दैट इज रविदास, संत रविदास। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए, ये हो चाहे अभी जिनकी आर्य समाजिस्ट जो फाउंडर थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी की बात है, ये सब मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई कीप नोट ऑफ दीज थिंग्स। जो भी करंट अफेयर में आता है वो आपके स्टैटिक्स से लिंक करके कैसे पढ़ाना है वो सब मैंने नोट कर रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज, आपको पता है गोवा में हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एंड थैंक्स टू पोर्चुगीज। जब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे ना, तो हम पोर्चुगीज का रोल भी पढ़ेंगे कि इन्होंने वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, अगर आज गोवा एजुकेशन में इतना आगे है तो उसका रीजन है पोर्चुगीज, क्योंकि उनका एक गवर्नर हुआ करता था अल्बुकर। ओके, इसने एक पॉलिसी चलाई थी कि देखिए हमें यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी, तो हम ज्यादा लोग तो नहीं ला सकते पोर्चुगीज से, एक हद से ज्यादा, कि वो वैसे भी छोटा ही देश था। लेकिन इसने कहा था कि लोकल वीमेन हैं जो यहाँ की लोकल गर्ल्स, उनसे मैरिज को इसने प्रमोट किया था। ठीक है, तो अब अगर आपको वहाँ की लोकल गोवा की लोकल गर्ल से मैरिज करनी भी है, तो उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि उनकी लाइफस्टाइल वैसी हो जैसी आपकी हो। तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि आज गोवा में इतना हाई लिटरेसी रेट है। तो आप गोवा जाएंगे भी तो वहाँ पे पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस आपको आज भी काफी कुछ देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो वही देकर गए थे यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से ही यूनिफॉर्म है उसमें भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इक्वालिटी है सब में, ऐसा नहीं है, बट स्टिल इट इज ए मॉडल टू इन फ्रंट ऑफ नेशन कि हाँ यूसीसी इंप्लीमेंट हो सकता है प्रॉपरली भी। ठीक है, तो हेलिंग गोवाज कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, equal rights to women and men of all communities living in Goa. President praised Goa for performing well on sustainable development goals also. गोवा हैज ए ट्रेडिशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड स्टेट रिच फॉरेस्ट की बात की है इन्होंने यहाँ पर, कुछ ऐसे कुछ बड़ी बातें नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल्स पे।
तो आपको पता है कि चंद्रयान 3 से पहले हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। ओके, उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इसके बारे में मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था 2008 में। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था। ओके, जो कि उस मून के ऑर्बिट में अपनी जो भी स्कैनिंग वगैरह करनी है, फोटोग्राफ लेने, वो काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने चंद्रयान 2 प्लान किया था 2011 में। अब आप सोचेंगे कि 2011 में जब इसको लॉन्च करने का प्लान था तो फिर इतना लेट कैसे हुआ 2019 में। लॉन्च इसलिए हुआ कि हमने इसमें कहा था कि हम पार्टनरशिप करेंगे रशिया के साथ। ठीक है, रशिया इसमें हमें प्रोवाइड करेगा लैंडर एंड रोवर। ठीक है, रोवर इज काइंड ऑफ आप रोबोटिक, एक रोबोट समझ लीजिए। ठीक है, और लैंडर जो उसको उस रोबोट को लैंड करवाएगा नीचे। ठीक है, तो ये लैंडर एंड रोवर ये रशिया प्रोवाइड करेगा और इंडिया प्रोवाइड करेगा रॉकेट। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद रशिया ने इनकी जो ये टेक्नोलॉजी थी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस वजह से इन्होंने इसके डिजाइन्स में कुछ चेंज किए, और डिजाइन्स में चेंज होने की वजह से ये हो गया काफी हैवी। ऑलराइट, और हैवी होने की वजह से हमारा रॉकेट इसको प्रॉपरली उतना लिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से रशिया ने फिर इससे बैकआउट कर दिया। ठीक है, रशिया से बैकआउट कर गया। तो फिर इंडिया को ही यहाँ पे रॉकेट के साथ हम ऑर्बिटर तो दे ही रहे थे, क्योंकि वो तो हम पहले भी कर चुके थे चंद्रयान 1 में। ठीक है, तो ये वाला काम फिर हम 2011 का मिशन हमने कैंसिल किया, और फिर 2019 में हमने इसको दोबारा लॉन्च किया, इंडिजिनसली लैंडर एंड रोवर को डेवलप करके। ठीक है, तो ये हमने इंडिजिनसली किया था फिर। ठीक है, इसमें रशिया का कोई रोल नहीं था। ऑलराइट, बट जैसा कि आपको पता है वहां पर क्रैश लैंड कर गया ये। हमारा जो लैंडर था वो ठीक से वर्क नहीं कर पाया। तो फिर अब हमने प्लान किया कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। तो अब क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी अभी भी वर्क कर रहा है, अभी परसों भी उसने बोला है वेलकम बडी। ओके, तो हमें जरूरत नहीं थी इस बार ऑर्बिटर की। तो हमने इस बार सिर्फ लॉन्च किया है हमारा लैंडर एंड रोवर। क्लियर, अगेन इंडिजिनसली ही है हमारा। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। ठीक, अब हम आते हैं वापस से आर्टिकल पे। Chandrayaan 1, India's first mission to the moon in 2008 was just a orbiter. ओके, और ये चंद्रयान 1 ने ही डिटेक्ट किया था कि यहाँ पर मून के साउथ पोल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, और इस डिस्कवरी के बाद ही सभी कंट्रीज में फिर से एक रश शुरू हुआ है कि शायद साउथ पोल पर पॉसिबिलिटी है कि हम कल को एक ह्यूमन स्टेशन बना सकते हैं। अगर, और वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ इसी पर क्यों मिल रहा है, इक्वेटर पे क्यों नहीं? क्योंकि ये एरिया मोस्टली डार्कनेस में रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं वाटर मॉलिक्यूल के मिलने के। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर कलाम साहब जब आए थे, उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या मार्क छोड़ेंगे चांद पर कि इंडिया आया था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था हम फोटोग्राफ्स लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एक इंस्ट्रूमेंट कैरी कीजिए साथ में और उसको मून के सरफेस पर गिरा दीजिए। ओके, तो फिर एक इंस्ट्रूमेंट चांद पर छोड़ा गया उसके लिए। Now, moon impact probe hit the lunar surface and became the first Indian object on the moon. ठीक है, ये चंद्रयान 1 की बात हो गई। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, 2011-12 में हम लॉन्च करना चाहते थे चंद्रयान 2 पर, चंद्रयान 2 जिसमें एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। इट वाज सपोज टू बी ए जॉइंट मिशन विद रशिया। ओके, हम प्रोवाइड कर रहे थे रॉकेट और ऑर्बिटर, वो प्रोवाइड करने वाले थे लैंडर एंड रोवर। लेकिन इनके लैंडर एंड रोवर में कुछ प्रॉब्लम शो कर रहे थे दूसरे प्रोजेक्ट में जो यूज कर रहे थे वो लोग। तो इन लोगों ने डिजाइन में कुछ चेंजेस किए। अब ये डिजाइन में चेंजेस की वजह से ये भारी हो गया, लार्जर एंड हैवियर, जिसको एकोमोडेट करना मुश्किल था इंडियन रॉकेट के लिए। ठीक है, तो फिर रशिया ने इवेंचुअली पुल्ड आउट कर दिया इससे बाहर, एंड हमने फिर इंडिजिनसली डेवलप किया लैंडर एंड रोवर, एंड 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ। क्लियर, अब चंद्रयान 3 आज पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब हम यहीं रुक जाएंगे, इसके बाद हम चंद्रयान 4, 5, 6 एंड मोर प्लान है सब कुछ। अभी जैसे हमारा अगला मिशन जापान के साथ कोलैबोरेशन में होगा जिसका नाम है ल्यूपेक्स, जो 24-25 में लॉन्च किया जाएगा। ऑलराइट, फिर रशिया का लूना 25 जो फेल हुआ है, इसमें क्या है कि पहले पार्टनरशिप कर रहा था इनके साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
ठीक है, ये इनके साथ पार्टनर करने वाला था, नॉट जस्ट इन लूना 25 बट 26 27 में भी, बट और इवन रशिया का जो मार्स पे मिशन है उस पर भी कोलैबोरेशन करने वाले थे। बट यूक्रेन पे इन्वेजन किया और यूरोप इससे थोड़ा दूर हो गया। तो अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सारे कॉपरेशन नासा के साथ करेगी, ना कि रशिया के साथ एजेंसी के साथ। ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी इस ओर जा रही हैं कि हम भी चांद पर लैंडिंग करना चाहते हैं। तो 5 कंट्रीज ने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें से आपको पता है सिर्फ चाइना सक्सेसफुल हुआ था, चांग 3 एंड चांग 4। ओके, दो प्राइवेट कंपनीज ने लॉन्च किए थे मिशन फ्रॉम इसराइल एंड जापान, दैट इज बेयरशीट एंड हकुटो आर। ओके, ये प्राइवेट कंपनीज ने लॉन्च किया था। फिर जैक्सा यानी कि जापान की जो एजेंसी है वो भी लॉन्च करने वाली है स्लिम स्लिम नाम का प्रोजेक्ट। राइट। नेक्स्ट, अगस्त 22 इज सेलिब्रेटेड एज मैड्रास डे। ये मैड्रास इतना इंपॉर्टेंट बना कैसे? देखिए, पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे अराइवल हुआ तो जहांगीर के कोर्ट से उनको परमिशन मिल गई थी अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाने की सूरत में और ट्रेड करने की। ठीक है, लेकिन क्या था, पोर्चुगीज इस टाइम तक ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके थे उनको, 100 ईयर्स। सो पोर्चुगीज को पसंद नहीं था इंग्लिश का यहाँ पर आना। तो उन्होंने काफी कोशिश की थी इंग्लिश को मुगल कोर्ट से ही नहीं बल्कि इंडियन टेरिटरी से भी दूर रखने की। तो इनकी काफी सारी लड़ाइयां भी हुई सूरत में, या आप कह लीजिए अरेबियन सी में। ठीक है, तो 1612 में इन्होंने डिफीट कर दिया पोर्चुगीज को एट वैली होल। फिर थॉमस रो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, और परमिशन लेकर आए टू स्टैब्लिश फैक्ट्रीज अक्रॉस इंडिया, नॉट जस्ट सूरत बट अक्रॉस इंडिया। तो शुरुआत की इन्होंने सूरत से, और आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर इनिशियली सूरत ही था। ऑलराइट, फिर जब बात आई ईस्टर्न कोस्ट की, तो ईस्टर्न कोस्ट पे इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में इन 1611। ऑलराइट, लेकिन वहां पर कुछ लोकल लोकल रूलर्स ने अपोज किया, और वहां पर डच ऑलरेडी थे बेस्ड पहले से ही, पुलिकट लेक जो आज है हमारा। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि यार हमें एक फ्रेश सेटलमेंट ढूंढने की जरूरत है, तो वो चले गए दूसरी जगह जिसका नाम था मैड्रास पट्टनम। ठीक है, वही आगे चल के मैड्रास बना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन बन के आएगा। ठीक है, तीन बनेंगे, बॉम्बे, मैड्रास और बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर फेमस क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज फाउंडेड। ठीक है, बाकी तो सब फालतू की बातें कि कहाँ से आया ये नाम मैड्रास, वो सब हमारे काम का नहीं है। अब देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम नहीं है रोजगार और ये सब, जस्ट लुक एट दिस कि हमारे वर्कफोर्स की अगर हम आज एज ग्रुपिंग करें, अगर हम ग्रुप रखें 15 से 30, 30 से 45 और 45 साल से ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कि हम सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, तो हमारा ये जो डोमेन है 15 to 30 और 30 to 45, ये ज्यादा होना चाहिए ना, कि ये वर्कफोर्स में ज्यादा है, और जो 45 प्लस है वो कम होने चाहिए। बट यहाँ हमारा उल्टा हो रहा है, और ये तब होता है कि जब आप प्रेजेंट में जॉब देना कम कर देते हो, लाइक सिंस 2014-15 जब आपकी जॉब्स कम मिलने लगती हैं, तो जो पहले सेलेक्ट हुए थे, जो लोग जो पहले जॉब में गए थे 2014 से पहले, उनका रेशियो तो ज्यादा दिखेगा ही इसके कंपैरेटिवली। ऑलराइट, तो इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है जॉब साइड पर। और ये सब हुआ है क्यों? क्योंकि मोस्टली कई सारे पीएसयूज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल बैंक्स एंड कंपनीज, जो भी एंटरप्राइजेस थे, इन सबको प्राइवेटाइज करती चली गई गवर्नमेंट। ठीक है, और प्राइवेटाइज जब कर देते हो तो उसका एक सोल मोटिव रह जाता है प्रॉफिट। दे डोंट केयर कि कितने लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि जब इंदिरा जी थी तब उनका कहना था कि पीएसयू लेकर आते हैं एम्प्लॉयमेंट। कई बार गवर्नमेंट इनको अलग से पैसे भी देती थी कि आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दीजिए, भले ही जरूरत ना हो तो भी ज्यादा वर्कर रखिए, गवर्नमेंट आपको कंपेंसेट कर देगी उसके लिए। क्योंकि उससे होता है क्या है कि लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो अल्टीमेटली आपकी पूरी इकोनॉमी मूव करती है। जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगी, ओके, तो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी, उसको सैलरी मिलेगी, वो खर्चे करेगा, ओके, डिमांड होगी। तो पीएसयू को, और इतना ही नहीं, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए भी, कि बैकवर्ड रीजन बैकवर्ड ना रह जाए, इसलिए गवर्नमेंट एनकरेज करती थी पीएसयूज को कि आप थोड़ा बैकवर्ड रीजन में भी अपनी कंपनीज या पीएसयू सेटअप कीजिए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, माइग्रेशन ना करना पड़े या डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना जाना पड़े। बट दिस गवर्नमेंट हैज अ कंप्लीटली अपोजिट अप्रोच। ओके, एंड इसका नतीजा ये है कि ये हैवी, या आप कह सकते हो रैपिड प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से नई जॉब बहुत कम क्रिएट हो पाई है। और अल्टीमेटली अब इस ग्राफ को देखिए, 2016-17 में 25% वर्कर्स अंडर 30 थे, आज सिर्फ 17% लोग हैं। क्योंकि अंडर 13 से अधिकतर लोगों को तो आपने गिग इकोनॉमी में धकेल दिया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर बिकमिंग डिलीवरी बॉय। ओके, इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर पार्टी और गवर्नमेंट यार, बट द थिंग इज कि
कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करता है कि डिलीवरी बॉय बनना पड़े। नेक्स्ट इज 30 से 45 एज ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ भी 38% वर्कफोर्स हुआ करती थी, जो अब घर घट के रह गई सिर्फ 33%। दैट मीन्स न्यू जॉब्स, न्यू जो लोग आ रहे हैं एज ग्रुप में 15 क्रॉस करके 30 क्रॉस करके, उनको जॉब्स कम मिल रही है। एंड सी दी शेयर ऑफ 45 प्लस 37 था, बढ़ के 49 हो गया। ऑलराइट, जबकि ये कम होना चाहिए था अगर आप अपनी यूथ को और ज्यादा नौकरियां अवेलेबल करा पाते तो। ये हाल है हमारे वर्कफोर्स में आज। ऑलराइट, सो 15-29 एज ग्रुप की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट 29 था, जो कि अब रह गया सिर्फ 19। राइट, 55 टू 59 एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ देखिए शेयर 54%। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। कि कई बार तो क्या है कि अपने पोल अलायंस ये जो होते हैं इनके इलेक्शन में प्रोमिसेस, उसमें कई स्टेट्स ने ऐसा किया है कि रिटायरमेंट एज 60 थी तो उसको बढ़ा के 62 कर दिया। ठीक है, इस तरह की चीजें भी की गई हैं। तो अल्टीमेटली उसका सफरिंग यूथ को ही झेलनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ एमपी एमएलएस की पेंशन की बात करें तो आपको पता होगा इन लोगों को मल्टी पेंशन मिलती है। जितने टर्म्स आप रहे हो उतनी मिलेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जब ये पेंशन खत्म की थी तो उन्होंने बताया था कि कई तो ऐसे एमएलए हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं। बट यूथ इज नॉट कंसर्न विद ऑल दिस, ऑल ही इज कंसर्न अबाउट रील्स। देखिए सेम बात यहां भी है। एज ग्रुप 15-29 फॉलन, नेक्स्ट 30 to 45 फॉलन, 45 एंड अबव इट हैज ग्रोन फ्रॉम 37 to 49%। तो बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी। चलिए आते हैं ब्रिक्स पे। तो यहाँ पे राइटर जो है वो कह रहे हैं कि देर इज ए बिग गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड रियलिटी। जहां तक ग्रुपिंग ब्रिक्स की बात है, देर वॉज नथिंग ऑर्गेनिक टू होल्ड इट टूगेदर। अब देखिए इसके लिए मुझे आपको पहले तो कुछ चीजें बतानी होंगी। वैसे ब्रिक्स ब्रिक्स की सिर्फ बेसिक्स मत पढ़िए, वो काम नहीं आएंगे। ठीक है, उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो डेटा से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्री रिप्रेजेंट करती हैं। 30% इन जियोग्राफिकल एरिया, ऑलराइट, 24% इन जीडीपी शेयर, ओके, एंड 16% इन टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना है तो ये डेटा आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे ये जो राइटर कह रहे हैं कि देयर वॉज नथिंग ऑर्गेनिक टू होल्ड इट टूगेदर, इसका मतलब क्या है। देखिए बात ये है कि इस ग्रुप में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे अगर आप रशिया चाइना की बात करें तो दे आर काइंड ऑफ कम्युनिस्ट। रशिया एंड चाइना, दे हैव ए कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सेटअप, ऑलराइट। आईबीएसए, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, दे आर काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, राइट। सेकेंडली, जब बात यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की आती है, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप की, राइट, तो इसमें कभी भी चाइना एंड रशिया इंडिया की कैंडिडेसी को फुल्ली सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, रशिया भी हाफ हार्टेड करता है एंड चाइना तो बिल्कुल टोटल अपोज करता है। ठीक है, तो फिर किस बात का कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। नेक्स्ट इज कि चाइनीज मिलिट्री असर्टिवनेस, इसकी सबसे ज्यादा इंडिया को ही फेस करना पड़ रहा है, राइट, हमारे एलएसी बॉर्डर पर। ठीक है, तो फिर इस ग्रुप में किस तरीके से कॉपरेशन की बात कर सकते हैं हम। ऑलराइट, सेकंड इज साउथ अफ्रीका को अगर आप देखेंगे तो इसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पर बहुत ज्यादा है। इसका नतीजा कल भी देखने को मिला जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट को तो कुछ स्पेशल वेलकम दिया गया। ठीक है, बहुत ही हीट्रोजेनस टाइप का ग्रुप है, सब कुछ डिफरेंट है इस ग्रुप में, इनका कॉपरेशन बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब अगर और सबके गोल भी अलग है, सबसे बड़ी बात है इनके गोल भी बहुत ज्यादा अलग है। अब जैसे रशिया चाइना, दे आर लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ, ब्राजील जो है वो राइटिस्ट की तरफ जा रहा है, राइटिस्ट। इनफैक्ट इसने तो कह भी दिया था कि हम अमेजोन फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर देंगे अगर वर्ल्ड हमें पैसे नहीं देता है एनवायरमेंट प्रिजर्व करने के। क्योंकि एज अ कंट्री ब्राजील का अकेले का काम नहीं है टू प्रिजर्व द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, सबको क्लीन एयर देने के लिए उसको अपना डेवलपमेंट भी देखना है। तो या तो वर्ल्ड उसको पैसे दे, नहीं तो वो अमेजोन फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर देगा, राइट। दूसरा, रशिया एंड चाइना
तो देखिए चाइना का तो सबसे बड़ा गोल ये है कि कैसे भी मेरी जो करेंसी है रैनमिनबी, ओके, ये इंटरनेशनलाइज हो जाए, ठीक है। तो इन लोगों ने जो एक अटेम्प्ट भी किया था कि ये लोग, ये रशिया एंड चाइना, ये सबसे ज्यादा पुश करते हैं एक कॉमन करेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि रशिया को अपनी रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करना है, और चाइना, सॉरी रशिया, इसको अपना डॉलर पे डिपेंडेंस कम करना है। क्योंकि आज रशिया की इकोनॉमी जो भी सफर कर रही है वो सिर्फ इसलिए ही कर रही है क्योंकि उस पर सैंक्शन बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं, और वो सैंक्शन तब तक ही असर करेंगे जब तक सारी वर्ल्ड ओवर पेमेंट डॉलर्स में हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि इस ग्रुपिंग में बहुत से इश्यूज हैं, इतना आसान नहीं है, सबके गोल्स ही अलग हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको आप नेम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये शुरू तो हुआ था एंटी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन आज रशिया एंड चाइना ने इसको ऑलमोस्ट इस तरीके का बना दिया है कि फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। एक ब्लॉक लेड बाय वेस्टर्न, यूएसए एंड यूरोप, ठीक है, दिस वन लेड बाय रशिया एंड चाइना। इसीलिए चाइना बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, क्योंकि वो चाहता है टू मेक ब्रिक्स एज ए काउंटर टू इधर G7 और G20, ठीक है। तो आज नहीं तो कल बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा जो 10 न्यू मेंबर्स ऐड होने की बहुत क्लोज हैं, ओके। अगर 10 नहीं भी हो पाए ना, तो 5 तो जरूर हो जाएंगे। 5 ब्रिक्स कंट्री, पांचों एक ही कंट्री को भी अपने प्रपोज करेंगी, जैसे हमने देखा था अर्जेंटीना, ब्राजील उसको सपोर्ट करता है उसके कैंडिडेचर को, ठीक है। उसी तरह से यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, और इंडिया अगर प्रपोज करेगा तो बांग्लादेश को करेगा। सो ये बहुत क्लोज है, तो इसका एक्सपेंशन बहुत जल्द होगा, और चाइना चाहता भी यही है इसका एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर एक्सपेंशन हो गया और उसके बाद उसकी करेंसी एक्सेप्टेड हो गई इस ग्रुप में कि चलिए इस ग्रुप में सारी पेमेंट हम लोग रैनमिनबी में करें, या रैनमिनबी में ना भी करें, लेकिन रशिया की इच्छा अगर पूरी हो जाती है कि डॉलर के अलावा कोई करेंसी बना लेते हैं अपनी आपस में, तो अगर सपोज यहाँ पे 20-21 मेंबर हो गए कल को G20 से कॉम्पीट करने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट बायपोलर वर्ल्ड वाली ही बात हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि जब ब्रिक वर्ड कॉइन किया गया था, तो उसको कॉइन किया गया था इकोनॉमिक सेंस में, राइट। बट रशिया ने इसको यूज कैसे किया? पॉलिटिकल सेंस में। और मैं रशिया ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2008 की। 2008 में वर्ल्ड ओवर क्राइसिस आए थे, राइट, और सबको ही लगा था कि वेस्टर्न इकोनॉमीज पूरी तरीके से डूब जाएंगी, कम से कम अगले 10 साल तक तो नहीं उभरेंगी। तो आप देखिए कि पहला समिट इसका ब्रिक्स का कब होता है? 2009 में ही होता है। इसकी ही रिएक्शन में चाहे आप कोई भी ग्रुपिंग देख लीजिए, G20 की शुरुआत कहां से हुई? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, किसी ना किसी चीज का रिएक्शन ही होगी। 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, 2009 में रशिया को लगा कि चलिए मुझे एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करने का मौका है, तो उसने पहला समिट ऑर्गेनाइज करवाया ब्रिक का, ठीक है। 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी इसकी इकोनॉमिक टर्म में, बट अल्टीमेटली अब ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल साइड पे। रशिया चाइना की एक अलग ही गोल है ब्रिक्स को लेकर, क्लियर। फिर दूसरा, अगर बात करें हमारी बाकी 3 कंट्री, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, IBS है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनका गोल अभी भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें जो ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनका रिफॉर्म चाहिए बस, ठीक है, चाहे वो WTO हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, या IMF हो। तो वो इस ग्रुप को इस एंगल से यूज करते हैं कि कम से कम चलिए एक प्रेशर तो पड़े वेस्टर्न कंट्रीज लेड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पर, कि जैसे हमने क्या बनाया, हमने ब्रिक्स बैंक बनाया, ठीक है। ऑल तो कॉम्पीट नहीं कर सकता ये IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक को, बट एटलीस्ट बनाया हमने, ठीक है। हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाने की कोशिश की थी, बट वो कामयाब नहीं हो पाई, राइट। और दूसरा है यहाँ पर कि एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो पाए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, ठीक है, कह सकते हो। बट सच्चाई ये है कि एक्सेप्ट चाइना, बाकी सभी कंट्री अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो परसेंटेज इन्वेस्ट करती है GDP का, वो सब डिक्रीज में जा रहा है। तो आप खुद नहीं करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि चाइना जो करता रहेगा वो शेयर करता रहे आपसे टेक्नोलॉजी, तो वो नहीं करेगा। एनीवे, ये तो हो गई मुझे इसमें बताना था कि कितने सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। बाकी हम इसकी जब मेंस लेक्चर पे बात करेंगे ना, हम इसको हर डायमेंशन से कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आई वांट कि आप इसमें कुछ इश्यूज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करें,
देखिए रेडीमेड नोट्स आपको काम नहीं आएंगे, आपका अपना दिमाग जिस तरीके से आप उसको ट्रेन करेंगे साल भर, वही मेंस में आपको हेल्प करेगा। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ पॉइंट्स आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं तो मेंस वीडियो में करवाऊंगा ही। ठीक है। फर्स्ट, क्या ब्रिक्स एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है बिटवीन डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड? क्या ये एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकता है? ठीक है। दूसरा, वेयर डज ब्रिक स्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपोलैरिटी? ओके, ब्रिक कहाँ स्टैंड करता है इसमें मल्टीपोलैरिटी में? दूसरा, क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए? ठीक है, अगर होता है तो इसको लेकर क्या बेनिफिट हैं, क्या चैलेंजेस हैं? ठीक है, इसमें आप ज्यादा एम्फेसाइज रखिएगा कि चाइना क्यों इतना क्यूरियस है इसको G20 और G7 का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। ऑलराइट। लास्टली यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि अगर हम इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की बात करें तो इसके लिए इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए या क्या बेनिफिट होगा इंडिया को? ऑलराइट। तो ये कुछ बातें थी ब्रिक्स को लेकर इन जनरल जो मैंने आपसे की है, बट आई रियली वांट यू टू ब्रेनस्टॉर्म दिस। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम क्लियर होंगे तो वो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही होंगे, वो कोई रेडीमेड चीजों से नहीं होंगे। चलिए वापस आते हैं आर्टिकल पे। No, there was nothing organic to hold it together except a vague desire to balance the West. It had no commitment to common political values. ये सब मैंने समझा दिया आपको। फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2009 में, कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज की उम्मीद थी। Then rebalancing against the dominant developmental order designed by West, that is IMF and World Bank. Okay. The strategic rebalancing against China is at least as much a concern for developing world as rebalancing the West. क्योंकि आप वेस्ट को रीबैलेंस करने की बात तो कर रहे हो, लेकिन इवन चाइना का भी डोमिनेंस इस लेवल का हो चुका है कि उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। डेट ट्रैप हमने देख लिया है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, और साउथ अफ्रीका भी उसी रास्ते पे चल रहा है। With the exception of China, most BRICS nations are cutting down the spending on research as a percentage of GDP. I already talked about this. The BRICS attempt to create alternative institutions like credit rating agency have faltered. Now, what world needs at the moment is more rebalancing against both US and China as well. ये है लैंडस्लाइड पर। मैं काफी टाइम से आपसे कह रहा हूं कि आप लैंडस्लाइड पे अपना नोट तैयार रखें मेंस का, और जब जब कुछ न्यू पॉइंट्स आते हैं तो उनको ऐड करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की बात की इन्होंने, कुछ सजेशंस भी दिए हैं। सबसे पहले तो कि ये वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड रफ माउंटेन चेन में आता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जहाँ होती रहती है। मैंने आपको बताया था यूरेशियन प्लेट, ओके, रशिया वाली, और इंडियन प्लेट, ये दोनों कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इंडियन प्लेट अभी भी सबडक्ट करती है नीचे, तो थोड़े थोड़े वाइब्रेशन आते रहते हैं, और जो माइनर अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि इन दोनों प्लेट के बीच में हुआ करता था टेथिस सी। तो जब ये दोनों प्लेट टकराई तो वो जो टेथिस सी था, वो उसमें जितने भी सेडिमेंट्स थे वो सब राइज होके बने हैं हमारे हिमालयस माउंटेन। ठीक है, अब क्योंकि वो सेडिमेंट्स थे इसलिए ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है काफी काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंस आते रहते हैं इसकी। ये कोई हमारे उनकी तरह सतपुड़ा अरावलीज की तरह कोई स्टेबल माउंटेन नहीं है, ये अभी भी काफी अनस्टेबल है। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। यहाँ पर रॉक डिफॉर्मेशन होता रहता है, इरोजन, वेदरिंग, रेन, स्नो, प्रेसिपिटेशन इस इकोसिस्टम को और ज्यादा फ्रेजाइल बनाती है। नेक्स्ट इज आपको जीसी लियोंग में आप जब ये सब पढ़ेंगे वेदरिंग वगैरह, तो उसमें ये सब दिखेगा आपको, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड हैवी रेन, स्नो प्रेसिपिटेशन लीड टू एवलांचेस, लैंडस्लाइड, डेब्री फ्लोज, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, लैंडस्लाइड स्लाइड लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लैश फ्लड्स। Okay, now what we need to do? We need to build resilience against geohazard caused by natural processes, environmental degradation, and anthropogenic activities. रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन AI ML algorithm. Okay, so this is your first point that you should note down for your answer. What we need to do here is, right, we need to focus on this early warning system. We need to work on this. All right. Next, it is well known that climate change has adverse impact on glacier, riverine system, geomorphology, and biodiversity, which in turn increase the vulnerability of people in the mountainous state.
द कन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता है मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और इस तरफ मूव करके आते हैं इंडिया की तरफ, ओके, पंजाब साइड से। इट इज ए लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड मूविंग ईस्टवर्ड अक्रॉस सेंट्रल एशिया। जब ये मिक्स होता है हमारे साउथ वेस्ट इंडियन मानसून के साथ, ओके, जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके बहुत एक्सेसिव एंड कंसंट्रेटेड रेनफॉल होती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में, एंड दिस लीड टू लैंडस्लाइड एंड फ्लैश। तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, दैट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लोप इंस्टेबिलिटी आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। मैंने आपको बताया भी था जो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग गलती, कि हम लोग उन माउंटेन्स को 45 डिग्री या 60 डिग्री पे कट करने के बजाय हम सीधा 90 डिग्री से कट कर देते हैं और यहाँ से बना देते हैं हम लोग हाईवे, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे कट किया है आपने तो ये बहुत जल्दी स्लाइड मार जाता है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा बहुत बारिश हुई उसमें पानी गया और वो स्लाइड मार जाता है, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन है लैंडस्लाइड का। These are ये जो slope instability, these are influenced by the factors such as slope gradient, hill elevation, rock strength, forest cover, built up area and unconsolidated and semi-consolidated sediments. Debris flow and underground water make a slope weak and land mass can slip it down. अब यहाँ पे बात की उसने वही इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट की। कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट इन हिमालयन रीजन हैव क्रिएटेड सबटेरेनियन स्ट्रेस which release in form of earthquake. It caused fractures and loosen the lithostructure near the mountain surface. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? Monitoring through web-based sensors like rain gauge, piezometer, inclinometer, extensometer, INSAR, etc. can help. As a priority, we should monitor the most vulnerable zone with a dense population and large built-up area. So ultimately, what we need to do is we need to do mapping of a vulnerable areas, the areas that are prone to slide. So that is the second point you should add to your answer. Next is एनवायरमेंट सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है वहाँ के लोगों का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ के ग्लेशियर्स, स्नोफील्ड, स्प्रिंग, रिवराइन सिस्टम, ठीक है, या डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस मिनरल, जियोथर्मल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्सेज एंड मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। टूरिज्म पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं, बट a balance must be ensured between exploitation of these resources and ecological sustainability. Town planning should ensure that the heavy construction should be barred, okay, proper drainage system हो, क्योंकि हमें तो लगता है घर से पानी निकल गया, बट वो जाके पत्थरों में बैठता है और वो नीचे से उनको स्लाइडिंग के लिए प्रोन बनाता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्लोप कटिंग विच आई टोल्ड यू 90 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए, शुड बी डन साइंटिफिकली। रिटेनिंग वॉल्स यूज होती हैं अभी भी, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ ऑल टाउन्स एंड एन असेसमेंट ऑफ लोड बियरिंग कैपेसिटी शुड बी एसेंशियल। ये लोड बियरिंग कैपेसिटी की असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये असेसमेंट ठीक से होगी तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट आना चाहिए और कौन सा नहीं। ये भी ब्रिक्स को लेकर ही है, लगभग सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया एंड चाइना, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑलरेडी कास्ट ए शैडो ओवर ब्रिक्स. Beijing sees BRICS as a political platform to mobilize non-Western world in its rivalry with US. Balancing the US was also the original motivation for Moscow in promoting the BRICS. मैंने आपको ये सब समझा दिया है, ओके। शुरू हुआ था एक इकोनॉमिक टर्म के सेंस में, बट कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में. Now the problem is when Russia and China want to conflate the Sino-Russian geopolitical game with interests of global South. ठीक है, अब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं. ग्लोबल साउथ मतलब काइंड ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज, ओके. तो उनको जब आप अपने उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो तो आप तो अपनी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है आपकी वेस्ट के साथ, रशिया और चाइना की, आप उसमें विक्टिम बना रहे हो उनको, ठीक है. आप उसको ये मत कहिए कि ये न्यू नॉन अलाइनमेंट है, क्योंकि ये नॉन अलाइनमेंट जैसा कुछ है ही नहीं. नॉन अलाइनमेंट आपको पता है कि पांतुम कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था इंडोनेशिया में 1955 में, क्योंकि नैम का गोल था टू स्टे अवे फ्रॉम राइवल पावर ब्लॉक्स. एक जो यूएसए लेड कर रहा था और एक जो यूएसएसआर कर रहा था, ठीक है. तो नैम अलग चीज है, ब्रिक्स अलग है. आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट मत कीजिए कि दिस इज ए न्यू नैम. नेक्स्ट, बीजिंग एंड मॉस्को वांट टू स्क्वीज द ब्रिक्स एंड प्रमोट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इनटू ए बायपोलर कन्फ्रंटेशन विद द वेस्ट. ठीक है, तो एक तरीके से हम बात तो कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, गोल भी वही है, बट ये रशिया एंड चाइना का एटीट्यूड इस तरीके से कि ये इसको एक बायपोलर वर्ल्ड की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं. Now, Global South address the contradiction between developing countries and developed world.
The claim that Chinese capital is more altruistic than Western capital or that yuan-dominated world economy would be more benign than the dollar-dominated does not stand the scrutiny. China's rough and ready neo-colonialism is worse than Western imperialism tempered over the centuries. रशिया यूक्रेन इन्वेजन के बाद रशिया चाइना ने अनाउंस किया था अलायंस विदाउट लिमिट्स. Russia has been locked into prolonged and unwinnable war against Ukraine. It faces heavy international sanctions. ठीक है. तो अब ये जो भी challenges हैं वो हैं debt, demographic decline and decoupling from the West. Decoupling from the West मतलब वही de-dollarization. ओके. क्वाड बनाया हुआ है अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए. आकुश बनाया हुआ है और उसके साथ अभी पिछले 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था जापान और साउथ कोरिया के साथ भी इसने एक कोलिशन बनाया. ठीक है. इवन अब यूएसए ने अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया इस चीज को लेके. तो इवन अब तो मनीला यानी कि फिलीपींस भी रशिया चाइना के अगेंस्ट स्टैंड अप हो रहा है. यहाँ पे आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक इंडिया क्लब जिसका फ्रीडम में रोल था. अब जाके उसका कुछ केस चल रहा था, वो हार गया तो अब इसको शट डाउन कर दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पर इंडिया ने अपना खुद का वर्जन लॉन्च किया है अबाउट ऑटोमेटेड सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप विच इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मोटर व्हीकल्स. ठीक है. बाकी ऐसा कुछ काम का नहीं है. बाकी और कुछ होगा तो हम बाद में देखेंगे. ओके. तो ये इंडियन एक्सप्रेस की बात तो खत्म हो गई यहाँ पे. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने ये अपने पीआईबी इंडियन एक्स द हिंदू और जो भी अदर न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उसका एक वीकली कंपाइलेशन बनाया है. ठीक है. तो हम इसको सिर्फ वीकली डिस्कस किया करेंगे ऑन एवरी संडे. ऑलराइट. तो ये जरूर फॉलो किया कीजिए ताकि इंडियन एक्सप्रेस के अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट बच जाता है हमारा तो वो हम लोग उसके थ्रू कवर कर लेंगे बिकॉज प्रीलिम्स काफ़ी वेग हैं. बट विल मेक श्योर वी प्रिपेयर इट 100%. ऑलराइट. So thanks for joining this session. Have a great day.